आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। पेशे खिदमत है हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम, हमें भी है कुछ कहना। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम आज सारे हिंदुस्तान को और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों को आज सुखदेव थापर के जन्मदिन की मुबारकबाद दें। आज उनका 116वां जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। उन पर जितना भी नाज किया जाए कम होगा। उन्होंने भगत सिंह के साथ, राजगुरु के साथ हमारी देश की आज़ादी के लिए, हमारे भारत की आज़ादी के लिए, हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 24 साल की उम्र में, सिर्फ 24 साल उम्र थी, शहादत दी, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने आप को कुर्बान किया हम सब के लिए, ताकि हम लोगों का मुस्तकबिल, हम लोगों का फ्यूचर एक आज़ाद मुल्क का हो, हम ग़ुलाम मुल्क में ना हो। तो बहुत बड़ी शहादत थी साहब। तो उनको जितना याद किया जाए, जितना उनको ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाए, उतना ही कम होगा। 1947 के बाद बदकिस्मती हमारे ये हुई कि हम लोगों ने उसे, सुखदेव जी को, सुखदेव थापर बना दिया। ये सुखदेव से सुखदेव थापर कैसे बने, इसका जवाब तो वो जिन्होंने बनाया है, जो हमारे सियासतदान हैं, वही दे सकते हैं। हमारे पास शायद इसका जवाब नहीं, माकूल जवाब नहीं होगा। लेकिन एक बात हम यकीनन कह सकते हैं कि जब आज़ादी की जंग थी, तब ये भगत सिंह जी के साथ सुखदेव थे, सुखदेव थापर नहीं थे। अब देखिए हुआ ये, 47 के बाद 75 साल निकल गए हैं आज हमारे तकरीबन आज़ाद हुए। हम इन स्वतंत्रता सेनानियों की सपनों के बारे में बात नहीं करेंगे। इनके सपनों के बारे में बात करना तो शायद इस देश का सबसे बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि इन लोगों के ख्वाब, इन लोगों के जो सपने थे, वो हमारे 75 साल के जो हमारे सियासतदान थे, जो हमारे हुक्मरान थे, उन्होंने उसको रुमाल बनाकर अपनी जेब में रख लिया था। वो अपने फ़ायदे के लिए जब भी चाहते थे रुमाल निकाल कर अपने नाक साफ़ कर लेते थे, कान साफ़ कर लेते थे। उसके अलावा उन्होंने उनके सपनों की तरफ कुछ कभी गौर नहीं किया। वो उनकी शहादत के बारे में कभी सोचा नहीं। भूल जाइए उनके सपनों के बारे में। तो मैं यकीन के साथ यहाँ कह सकता हूँ कि कभी वो लोग वहाँ इकट्ठे होते होंगे, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, सुभाष बाबू, तो वो वहाँ रब को, अल्लाह को, वाहेगुरु को एक बात ज़रूर कहते होंगे कि देखिए, हमें बेशक पैदा कर दीजिए दोबारा, लेकिन हमें हिंदुस्तान में मत पैदा कीजिए। हम कहीं और पैदा होने के लिए तैयार हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं पैदा होना चाहते। ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, ये 100% सच बात है, और उस बात के ज़िम्मेवार हम सब कहीं ना कहीं हैं। हमारे रहनुमा 75 साल के तो बिल्कुल हैं, लेकिन हम लोग भी अपनी ज़िम्मेवारी से बच नहीं सकते। बहरहाल ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है, इसका कोई एंड नहीं है और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला। उन लोगों ने, हमारे रहनुमाओं ने, हमारे सियासतदानों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते आए हैं और करते रहेंगे। देश तो चलता है, चलता रहेगा यार, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा हमारा देश। तो अब हम बात कर रहे हैं सुखदेव जी की। 75 साल निकल गए सर। इस गरीब आदमी को, मैं गरीब कह रहा हूँ, इस गरीब आदमी को उसका रुतबा नहीं मिला, उसका वो स्टेटस नहीं मिला जिसका वो हकदार था। मैं अपनी टीम के साथ, सैमी और टिमी दोनों के साथ, जब हमने चैनल शुरू ही किया था, तब हमें किसी ने बताया था, तब हम सुखदेव जी का जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस है, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा, हम वहाँ लुधियाना गए थे। चौड़ा बाज़ार के आगे निकल के एक छोटी सी गली में उनका घर है। तो यकीन मानिए वो तकरीबन साल होने वाला है। तो हम वहाँ तीनों उस मकान को देखकर रो पड़े थे, तीनों रो पड़े थे कि यार ये हमारा देश है,
ये 24 साल के नौजवान ने जो इतनी बड़ी आहुति दी, जो अपने अपनी अपनी अपना इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसके साथ हम ये कर रहे हैं। टूटा हुआ मकान सर, कोई उसकी केयर नहीं। एक भीड़ी सी गली से गुजरना पड़ता है जहाँ से लोग नहीं जा सकते। वो जो उनके जो कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, अशोक थापर या अशोक थापर साहब का बेटा, हम उनको भी आज सलाम करते हैं कि जितनी जंग उन्होंने लड़ी, शायद मेरे ख्याल में इतनी जंग कोई नहीं लड़ पाएगा। अशोक जी, आपको बहुत बहुत मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं अपने चैनल की तरफ से, और हमारे जो थोड़े बहुत लोग हमें सुनते हैं उनकी तरफ से। ज़्यादा नहीं देखते हमें लोग, कोई ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें देखना हर एक के बस का बात नहीं है, तो हम इतने में ही मुतमईन हैं। आपने वाकई बहुत बड़ी जंग लड़ी है सर, और आपको जितना सलाम किया जाए कम है। ऐसा नहीं कि भी हम वहाँ गए तो हमें बताया गया कि हमारे सूबे के जो सियासतदान थे, हुक्मरान थे, वो आते रहे वहाँ, ये नहीं आते रहे। और इलेक्शनों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा आते थे। सब ने बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे किए, गप्पे हाँकी, भी ये कर देंगे वो कर देंगे। एक ख़ास तौर पर हम जिक्र करना चाहेंगे एक सियासतदान का जो हमारे वज़ीर ख़जाना रहे हैं तकरीबन 10 साल, तो उनका जिक्र करना बहुत लाजमी बनता है। उनके बारे में मैंने एक शेर भी मेरे को याद आ गया, राहत इंदौरी साहब, बहुत अच्छे शायर। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि घर के अंदर झूठों की एक मंडी है घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, बाहर लिख रखा है सच बोलो। तो वो जो जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो बहुत अदब नवाज हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेर उनको याद हैं, बहुत उनका हाफिज़ा बहुत अच्छा है। हाफिज़ा कहते हैं यादाश्त को। तो बहुत अच्छे अच्छे गालिब के, मीर के, जाने किन किन के बहुत बड़े बड़े शायरों के वो कलाम उनको याद है, और अच्छे शेर बोलते भी हैं। लेकिन वो भी वहाँ जाकर पूरा झूठ बोल के आए। उन्होंने कहा वहाँ जो रिकॉर्ड में है, जो अशोक जी ने हमें माइक पर बताया, जो रिकॉर्डेड है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, कि 1 करोड़ रुपया ये साहब वहाँ अनाउंस करके गए थे। 1 करोड़, 1 रुपया नहीं वहाँ पहुँचा सर। यार आप सब झूठ बोलते हो, शहीदों के साथ भी झूठ बोलते हो यार। उन लोगों की वजह से तो आप लोगों को गद्दियाँ मिली हैं, ये पोस्टें मिली थी, वो आप उनका भी मजाक उड़ाते हो। खैर चलिए, अब आज की बात हम करते हैं। आज हमारा सिर फ़ख्र से ऊंचा हो रहा है, हमारी छाती भी 2 इंच शायद बड़ी हुई लग रही होगी आपको। पिछले बार फैमी ने जितनी हमारे जो कैमरा मैन है फैमी पाजी, उन्होंने देखा, वो कह रहे हैं भी आज थोड़ी सी डॉक्टर साहब आपकी छाती बड़ी हुई है। तो उसका कारण ये है कि आज सुखदेव जी को उनका हक मिला है। हक ऐसे मिला है कि कल नड्डा साहब, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी बीजेपी, जो हुक्मरान पार्टी है, उसके सदर आए थे। उन्होंने वहाँ मजलिस में काफ़ी बड़े लोगों की भीड़ में ये वादा किया है कि मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब, जो शहीदों को बहुत चाहते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके पास जाकर ये सारे मसाइल, उनका मेमोरियल, उनका रास्ता, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको इज़्ज़त, स्टैम्प उनकी याद में, वो सब वो करेंगे। और हम नड्डा साहब का इस बात पर यकीन भी करते हैं। लेकिन आज हम हमारे वज़ीर आला यानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान साहब को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आज वो लुधियाना गए। उन्होंने जाना था वहाँ उनके घर, शहीद सुखदेव जी के घर, लेकिन बड़े लोग हैं, कुछ मसरूफियात हो गई होंगी, वो नहीं जा पाए। बहरहाल, लेकिन उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने अपना वज़ीर हरजोत बैंस है, अच्छा लड़का, उसको भेजा। और अभी मैंने थापर साहब से फ़ोन करके पूछा, थापर साहब ने कहा है कि हरजोत बैंस पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये कहकर आए हैं वहाँ भरी सभा में कि हम सुखदेव जी को उनका पूरा हक जल्द से जल्द देंगे। और ऐसा करना, उन्होंने कहा है कि किसी पर एहसान करना नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो बहुत अच्छी बात है बैंस साहब और सीएम साहब, इसके लिए आपको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। तभी हम एक बात कहते रहते हैं, फिर कहेंगे कि 75 साल के बाद हमारे पंजाब, कम से कम हमारे पंजाब में एक ऐसी सरकार आई है जिससे लोगों को कुछ उम्मीदें हैं, लोगों की कुछ होप्स हैं। और हमें लगता है कि उनकी जो होप्स हैं वो कहीं ना कहीं
ज़रूर पूरी करेंगे आप, क्योंकि आप लोग सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं। दूसरी एक और चीज़ के लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे आज। मैं जैसे हमारे पंजाब के सब लोग देख रहे हैं, पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से हम टेलीविज़न सेट देख रहे हैं, हर एक चैनल पर दिन में 50-100 बार एक ऐड आ रही है हर एक चैनल पर कि भी खेती के लिए जो आने वाली जो हमारी पैडी कल्टीवेशन है वो जो पंजाब में 10 जून से होने वाली है, उसके बारे में आप सारे पंजाब से पिछले 15 दिन से बिन नागा दिन में 50-50 बार 100-100 बार आप हाथ जोड़कर लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, किसानों से, कि भाई सीधी खेती कीजिए। सीधी खेती, हमने 2-4 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स से भी बात की, उन्होंने भी कहा है कि ये सरकार की जो कोशिश है बहुत उम्दा कोशिश है। इससे एक तो पानी का जो लेवल जो नीचे जा रहा है, हमारे 23 में से 17 डिस्ट्रिक्ट में से 17-18 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड जोन में आ गए हैं, वो वाटर लेवल भी हम कुछ सेव कर पाएंगे, कुछ बिजली की भी बचत होगी, इसमें झाड़ भी अच्छा लगेगा और फसल भी अच्छी होगी। तो मान साहब की सरकार की ये कोशिश बहुत उम्दा कोशिश है, और मैंने खैर अपनी ज़िंदगी में ऐसा जुनून, ऐसा कमाल का बंदा मैंने नहीं देखा। मेरे को भी ये लगा सर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ, कि मेरे को भी ये लगा कि शायद भी आप ऐड ही ऐड कर रहे हो, एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो, लेकिन अगर मैंने फिर बैठ के गौर से सोचा तो आप बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे। आप पंजाब के किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप पंजाब के किसानों को मोटिवेट कर रहे हो। मैं आपको इस बात के लिए भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो मान साहब। अगर आधा पंजाब, आधी हमारी खेती के लोग इस बात को मान जाएं तो हमारे पंजाब में बहुत खुशहाली आ जाएगी। अभी एक और बात हमने नोटिस की, जैसे बाकी सब लोगों ने की, कि आपकी सरकार ने कुछ बड़े नेताओं की सिक्योरिटी कम की है। बहुत अच्छी बात है सर, कुछ कोठियाँ भी खाली कराई हैं, और भी अच्छी बात है, ज़मीनें भी खाली करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक हमारे जान पहचान वाले हैं कांग्रेस से, हमारा रास्ता हर एक से है, जो कहीं भी अच्छा है, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे आप हैं, चाहे, अगर आपसे हमारा रास्ता नहीं है अभी तक, और उम्मीद भी शायद नहीं करनी चाहिए भी, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो आपसे कोई हमारा रास्ता हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता बहरहाल, लेकिन आप अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक किसी हमारे अच्छे दोस्त ने, जानकार ने हमें फ़ोन करके कहा कि भी आप अपने प्रोग्राम में मान साहब से ये पूछिए कि आपने बाकी तो सब बड़े नेताओं की सिक्योरिटी कम कर दी, जो बहुत अच्छी बात की है, उनकी गाड़ियाँ भी मंगा ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सिद्धू साहब की सिक्योरिटी कम नहीं की। तो ये कुछ समझ से बाहर है कि वो जो मुलाकात उन्होंने आपसे की उसका असर है। तो एक और है, उन्होंने एक शेर भी भेजा है आपके लिए, साहिर लुधियानवी साहब का बहुत अच्छा शेर है। उन्होंने कहा है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। तो ये सवाल तो बनता है सर। और एक और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी पूछा है हमसे भी आपसे बात करें इस बात के लिए कि भी पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें 23 अपना डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या साहिबा हैं, और 23 ही पुलिस कप्तान हैं, कुछ हमारे आईजी रेंज हैं, कुछ हमारे डिविज़नल कमिश्नर हैं, ये और कुछ हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं 5 या 6। ये तकरीबन 60, 62 या 63 या 65 लोग बन जाते हैं बड़े। ये सब भी सर मान साहब 10-10 सिक्योरिटी के ब्लैक कैट्स या क्या कहते हैं उनको लिए घूमते फिरते हैं। ये किस नॉर्म्स के अंडर इनके पास सिक्योरिटी है सर, ये समझ से बाहर है। एक डिप्टी कमिश्नर और एक पुलिस कप्तान अगर वो सेफ़ नहीं है तो वो ज़िले की क्या हिफाजत करेगा यार, समझ से बाहर है सर। और वही अगर एक डिप्टी कमिश्नर मान लीजिए पटियाले का बदल के वहाँ चंडीगढ़ चला जाता है, वहाँ वो जूनियर लेवल का आईएएस अफसर है, वहाँ वो स्पेशल सेक्रेटरी लगता है, तो वहाँ उसको सिर्फ एक ड्राइवर मिलता है। तो यहाँ वो 10 आदमी लेके घूम रहा है, वहाँ उसके पास एक है। हमारे एक दूर के भांजा साहब हैं, दूर के हैं,
क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो दूर के ही होते हैं, वो पास के नहीं होते। हम जैसे छोटे लोगों के तो लोग दूर के ही होते हैं। वो हम लोगों की एक बड़ी बुरी आदत होती है, हम लोग उन ऐसे लोगों पर अपना हक जमा लेते हैं, उनको कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, रिश्तेदार फलाना ढिमका, और कुछ नहीं तो चल यार मेरा क्लास फेलो था या मेरे पिंड से था। बहरहाल ये हम लोगों की मजबूरी होती है, हम लोगों की एक आदत बन चुकी है। और ये भी सच है कि ये बड़े लोग हम जैसे लोगों को घास नहीं डालते, उनको पता है कि ये यार ये तो वैसे ही मारते रहते हैं, वैसे ही अंकल आंटी कहते रहते हैं और होता कुछ नहीं हमारे पास, तो हमारी मजबूरी रहती है। तो वो जो हमारे दूर के भांजा साहब हैं, वो साउथ में कहीं आईजी हैं, तो उन्होंने एक बार हमसे कहा कि भी कोई नॉर्म ऐसा नहीं है पंजाब में क्या हिंदुस्तान में जो टेररिस्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं, टेररिस्ट अफेक्टेड स्टेट्स जैसे कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट है या झारखंड है, वहाँ के पुलिस कप्तानों को सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है, और ना हरियाणा, ना पंजाब, ना हिमाचल, ना यूपी, ना बिहार, कहीं नहीं है। ये किस पावर के तहत लिए घूमते हैं, ये मान साहब हो सके तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है जी। तो ये एक बहुत अहम मुद्दे पर हमने आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, तो देखिएगा अगर हो सके तो इस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत तवक्कुआत हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सरकार उनकी सरकार है और आम लोगों की सरकार है। आम लोग बहुत तंग और बहुत दुखी हैं सर। एक बात और अभी मेरे को कुछ पता लगी कि कुछ पिछली सरकार में 1400 के करीब लड़के लड़कियां पटवारी और 1000 या 1100 के करीब लड़के लड़कियां पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्ट हुए थे। और मान साहब वो पूरा उन लोगों का एक प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर के अंडर ही सिलेक्ट हुए हैं। जैसे उन्होंने पहले रिटर्न किया, फिर उनका फिज़िकल हुआ, और फिर उनके कागज़ उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह चेक हुए। इतने में सरकार बदल गई, आपकी सरकार आ गई। चलिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। तो वो लोग मैंने देखा है अभी आपके बरनाला में और आपके पास कुछ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं जगह जगह पर इकट्ठे होकर कि हमें नौकरी, कि हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएं। मान साहब, उनको यकीनन आप अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि वो कांग्रेस के बंदे हैं, वो कांग्रेस के बंदे नहीं हैं सर, वो पंजाब के बंदे हैं। और मैं उनसे मिला हूँ सर, 80, 70, 75, 80% वो लोग हैं जो पेंडू हैं सर, रूरल एरिया से हैं। वो बहुत छोटे छोटे गाँव से हैं, वो किसी वज़ीर के, किसी एमएलए के रिश्तेदार नहीं है सर। और जो 15-20% शहरी हैं वो भी बहुत ही छोटे, मतलब लोअर क्लास से हैं। उन लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले थे, वहाँ उन्होंने 6-6 महीने, साल पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे किए बेचारों ने, सब लोगों ने ट्रेनिंग ली, मतलब वो एग्ज़ाम करने की, पास करने की, फिर फिज़िकल किया। तो उनको इस बात से अगर महरूम कर दिया जाए कि भाई वो पुरानी सरकार ने सिलेक्ट किए थे, पुरानी सरकार ने सिलेक्ट नहीं किए थे, एक प्रोसीजर बनाया था, उस प्रोसीजर के अंडर वो बच्चे आए हैं। तो रब के वास्ते उन बच्चों को उनका हक ज़रूर दीजिए। आप में सलाहियत है, उठिए छोटी छोटी बातों से ऊपर यार। वो बच्चे, एक रोज़गार उनको 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 मिलता है, उनको मिलना चाहिए। आप अगर उन्हें कहेंगे कि दोबारा वो टेस्ट दो, तो गलत बात है, दोबारा वो बात नहीं बनती सर। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके 92 एमएलए हैं, अगर आप ये कहें भी 6 महीने बाद उनको या महीने बाद दोबारा इलेक्शन लड़ो, तो 10-12 तो वैसे नहीं लड़ेंगे और 15-20 हार जाएंगे, क्योंकि वो जज्बा नहीं होता, वो स्पिरिट नहीं रहती, वो पैसे नहीं रहते, वो आप में वो बातें नहीं रहती। तो उनको ऐसा मत कीजिए भी, उनको ये मत कहिएगा कि वो दोबारा करें। वो जो क्वालिफाई कर चुके हैं सारे नॉर्म्स को, तो उनको ज़रूर हर हालत में नौकरी दीजिए सर, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मेरे ख्याल में आज हम इससे ज़्यादा शायद ना कह पाएँ, और क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास तो वक्त होगा, लेकिन सुनने वालों के पास वक्त नहीं होगा। तो अगली बार हम एक और अहम मुद्दे पर बात करेंगे, बिजली से जुड़ी हुई समस्याओं से, पावरकॉम से, सब्सिडी से। हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं
कि अगर वो कोई बात हम तक पहुंचाना चाहें जो हम आप तक पहुंचाएं, कोई भी उनके जहन में अगर कोई सवाल आता है, कोई बात आती है तो हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप सब लोगों को पता ही है कि हम तक पहुंचने का ज़रिया सबसे आसान ज़रिया है, क्योंकि हम लोग बहुत आम से लोग हैं, ऐसी सड़कों पे घूमते फिरते मिल जाते हैं और हमारा नंबर भी सबको पता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बात कोई है तो हम आगे पहुंचाएं तो ज़रूर पहुंचाएंगे। हम एक बार फिर अपनी सारी टीम की तरफ से मान साहब आपका और आपकी सरकार का तहे दिल से यकीन मानिए शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने ये सुखदेव जी को उनका स्टेटस रिस्टोर किया है, कर रहे हैं या कर रहे हैं और यकीनन कर देंगे। और जो आप किसानी की तरफ जो आप सिंसेरिटी दिखा रहे हैं और बहुत मुद्दे जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी की तरफ, ज़मीनें छुड़वा रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उसके लिए एक बार फिर आपको मुबारक। बहुत बहुत अच्छे रहिए, सेहतमंद रहिए और इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।